फ्रेंड्स, मैं सीए मीना वर्मा और इस वीडियो में हम सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब समझने जा रहे हैं। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सुपीरियर परफॉर्मेंस, अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर परफॉर्म करना। जैसे गूगल गूगल आपको पता है, बहुत सारे सर्च इंजन जैसे याहू, बिंग, आस, ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन थे, बट गूगल क्या कर रही है? सुपीरियर परफॉर्मेंस दे रही है उन सबके कंपैरिजन में। तो अपने कॉम्पिटिटर से सुपीरियर परफॉर्मेंस हर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करना चाहती है। अब ये सुपीरियर परफॉर्मेंस को किया कैसे जाए? अब अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सुपीरियर परफॉर्मेंस करती है तो उसको एक अलग ही कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल जाता है। जैसे कि आप हमने डिस्कस किया कि गूगल एक सैचुरेटेड मार्केट में घुसी थी। जब गूगल मार्केट में घुसी थी तो गूगल को कोई जानता ही नहीं था और मार्केट में बड़े बड़े सर्च इंजन थे, पर आज सारे सर्च इंजन मार्केट से गायब हो गए और सिर्फ एक गूगल बच गया और गूगल ने अपनी मोनोपोली क्रिएट कर दी। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी करनी है, इतनी अच्छी करनी है कि हमें बाकी सारे कॉम्पिटिटर से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाए। अब यहाँ पे बोलता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने के दो तरीके हैं, या तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर दो या तो कॉस्ट लीडर बन जाओ। अब ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप क्या होता है, इसको हम समझेंगे। अगर हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या कॉस्ट लीडरशिप दोनों में से कुछ भी अचीव कर लेते तो हम क्या करेंगे? अपने कॉम्पिटिटर से बिल्कुल अलग हो जाएंगे, हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। ठीक है। और अगर आपको सुपीरियर परफॉर्मेंस की वजह से कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलेगा तो क्या होगा? कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं, आप उनकी वैल्यू बढ़ा पाएंगे, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा पाएंगे। अब देखो, ये बोलते हैं सुपीरियर परफॉर्मेंस हम कैसे अचीव कर सकते हैं। बोलते हैं सुपीरियर परफॉर्मेंस अगर आप अचीव करना चाहते हो, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है? आपको वो देना है जो कस्टमर चाहता है। ये नहीं कि आप गए मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, नहीं। पहले देखो कस्टमर चाहता क्या है, जो कस्टमर चाहता है वैसा प्रोडक्ट बनाओ। ठीक है, तो ही आप मार्केट में सुपीरियर परफॉर्मेंस दे पाओगे और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर पाओगे। अब अगेन यहाँ पे बात करता है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज गेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कस्टमर को वैल्यू देनी पड़ेगी। तो आपको किस चीज पे ध्यान देना है कि कस्टमर की जो वैल्यू आप क्रिएट कर रहे हो, वैल्यू मतलब समथिंग फॉर विच द कस्टमर इज विलिंग टू पे। तो कस्टमर को जो आप वैल्यू दे रहे हो उसकी कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग दैट वैल्यू क्या है? हम क्या चाहते हैं? ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कस्टमर को दे सके और कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग दैट वैल्यू वो कम से कम हो। तो अगर आप कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दे पा रहे हो और उस वैल्यू क्रिएशन में कॉस्ट कम लग रही है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करोगे? क्या हो जाएगा? कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आप गेन कर सकते हैं। अब वैल्यू क्रिएशन का एक और एग्जांपल हमारे पास है। एक रॉ कॉफी है, कॉफी पाउडर है, तो कॉफी की वैल्यू बढ़ गई, फिर कॉफी बन के आई तो वैल्यू और बढ़ गई, वो सर्विस है एक तरह से। और फिर बाद में कॉफी स्टारबक में पीने जाते हो तो वो एक एक्सपीरियंस है, वैल्यू और बढ़ गई। तो कस्टमर को वैल्यू चाहिए। अगर आप कस्टमर को वैल्यू दोगे तो क्या होगा? कस्टमर हैप्पीली आपको पैसे देगा और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी। ठीक है। अच्छा, एक बात और बोलता है कि आपको क्या करना है? सिर्फ वैल्यू नहीं देनी है। अब यहाँ पे बोल रहा है, देखो, अगर आप वैल्यू दे रहे हो तो वैल्यू तो सभी दे रहे हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर को वैल्यू दे रहा है, ठीक है, लेकिन ये बोलता है कि वैल्यू के साथ आपको यूनिकनेस देनी है। आपको प्रोडक्ट बिल्कुल इनोवेटिव प्रोडक्ट हो या फिर आपके सर्विसेज को देने का तरीका बिल्कुल नया हो, यूनिक हो। तो जब वैल्यू और यूनिकनेस दोनों चीज होती है तब मार्केट को बोलते हैं आपने ब्लू ओशियन बना डाला। ब्लू ओशियन मतलब आपका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। तो आपको ऐसी मार्केट अपने लिए बनानी है कि आप कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, यूनिकनेस है, तो क्या होगा? मार्केट से कोई भी कॉम्पिटिटर, मार्केट में आपका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं रहेगा और आप अपने लिए ब्लू ओशियन बना लेंगे। बजाय इसके कि आप कस्टमर को सिर्फ वैल्यू दे रहे हैं, उस वैल्यू में कोई यूनिकनेस नहीं है, तो मार्केट आपके लिए कैसी होगी? रेड ओशियन मार्केट होगी।
इस रेड ओशियन मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा। अब ये बोलता है कि सुपीरियर परफॉर्मेंस देने के लिए एक डिस्टिंक्ट कॉम्पिटेंस क्रिएट करना होगा, और वो डिस्टिंक्ट कॉम्पिटेंस कहाँ से क्रिएट होती है? दो चीजों से हमने समझा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या फिर कॉस्ट लीडर। अभी इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है और ये कॉस्ट लीडर क्या होता है, दोनों के बारे में पढ़ते हैं, एक एक करके समझते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है? जब अपने कस्टमर को आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रहे हो वो दूसरों से बिल्कुल अलग है। अब देखो, ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के कुछ तरीके हैं जो हमारी बुक में तो नहीं है, बट मैं आप लोगों को फिर भी समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, जिनकी वजह से आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो पहला बोलता है बेटर फॉर्मेशन। आपने अपने प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ऐसी की है, जैसे फेविस्टिक, ठीक है, आपने अपने प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ऐसे की है जैसे कि फेविस्टिक या फिर मैगी। आपको पता है मैगी में जो टेस्ट मेकर होता है वो एक ट्रेड सीक्रेट है, और उसकी फॉर्मेशन ऐसी है जिसकी वजह से मैगी अलग ही बिकती है मार्केट में, सब लोग मैगी खरीदना चाहते हैं। तो आपके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ऐसी है जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट दूसरों से अलग बन गया और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आ गया। इसके बाद बात करते हैं फीचर्स की। आपके प्रोडक्ट में कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जो किसी और प्रोडक्ट में नहीं है, जिसकी वजह से आपने प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट कर दिया। तो वो फीचर्स की वजह से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बन रहा है। जैसे कि एप्पल, आपने देखा जब दुनिया में पहली बार स्मार्टफोन्स आए थे, एप्पल ने स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस किया था, एप्पल के जो प्रोडक्ट होते थे उसके फीचर्स इतने यूनिक होते थे कि किसी के पास वो फीचर्स नहीं होते थे, जिसकी वजह से एप्पल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर पाता था। मार्केट में इनोवेटिव प्रोडक्ट देने की वजह से, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की वजह से वो अपने कस्टमर से एक प्रीमियम प्राइस भी चार्ज कर लेता था। मतलब तभी आप देखते होंगे कि एप्पल के प्रोडक्ट कितने महंगे बिकते थे। तो वो इसलिए था क्योंकि वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करता था। जब आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करते तो आपके पास चॉइस होती है, क्या आपके पास ये चॉइस होती है कि उस डिफरेंशिएशन के लिए आप ज्यादा पैसे चार्ज कर सकते हैं, अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में ज्यादा पैसे चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद बोलता है आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कस्टमाइजेशन की वजह से भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कहीं कहीं आप जाते हैं तो देखो आजकल क्या हो गया, क्रीम, जो फेस में क्रीम लगाते हैं वो भी कस्टमाइज क्रीम आने लग गई कि आपकी स्किन कैसी है उसके अकॉर्डिंग आपको क्रीम मिल रही है। आजकल जैसे हेयर ऑयल है तो हेयर ऑयल भी आपका स्कैल्प कैसा है, आपके बाल कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका तेल बनकर आ रहा है, ठीक है। उसी तरह एशियन पेंट भी क्या है, आपको कस्टमाइज पेंट दे रहा है। तो जब आप अपने कस्टमर को एक कस्टमाइज सर्विसेज देते हो ना, तो आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज दूसरों के कंपैरिजन में बिल्कुल अलग बन जाती हैं। इसके बाद बोलता है आप अपनी परफॉर्मेंस से भी अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को अलग कर सकते हो। आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि आपकी परफॉर्मेंस की तरह कोई भी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो जिसकी वजह से भी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट हो सकता है। इसके बाद बोलता है टाइमली मैनर में डिलीवरी कर रहे हो, अगर इजी टू ऑर्डर है, इजी एंड फास्ट डिलीवरी है, तो भी आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जैसे कि डोमिनोज, वो आपने पढ़ा है ना 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 ना, 30 मिनट्स नहीं तो फ्री। 30 मिनट में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, 30 मिनट में आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा, नहीं तो फ्री। तो ये क्या दे रहा है, ये डिलीवरी स्पीड को फास्ट बना रहा है। और देखो कितना इजी टू ऑर्डर है, आप सीधे क्या कर सकते हो, आप अपने फोन में डोमिनोज की एप्लीकेशन के थ्रू पिज्जा ऑर्डर कर सकते हो, 30 मिनट के अंदर पिज्जा आपके घर आ जाएगा। तो इजी टू ऑर्डर है, टाइमली आपके घर में डिलीवरी हो जाती है, फास्ट डिलीवरी हो जाती है, जिसकी वजह से देखो किसी जमाने में पिज्जा हट और डोमिनोज दोनों एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर थे, बट आज मार्केट में आप पिज्जा हट के बारे में इतना नहीं जानते होंगे, इतना फेमस नहीं है पिज्जा हट जितना डोमिनोज है। तो डोमिनोज क्यों इतना फेमस बन गया, क्यों मार्केट लीडर बन गया, उसका रीजन ये है कि वो टाइमली डिलीवरी करता था, फास्ट डिलीवरी होती थी, इजी टू ऑर्डर था। इन सब रीजन की वजह से डोमिनोज मार्केट लीडर बन गया। इसके बाद आपको बोलता है क्वालिटी, अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो भी आप मार्केट लीडर बन सकते हैं। जैसे कि टोयोटा, आपको पता है टोयोटा की जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं वो अपनी सुपीरियर क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। तो अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो भी आप मार्केट लीडर बन सकते हैं। इसके बाद बात करता है स्टाइल की, अगर आपके प्रोडक्ट बहुत ही स्टाइलिश हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे रैम बैन, ये एक
ब्रांड है जिसके गॉगल्स बहुत ही स्टाइलिश होते हैं, तो जितने स्टाइलिश आपके प्रोडक्ट हैं उस रीजन की वजह से भी आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अलग बना सकते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। अगर आपके प्रोडक्ट बहुत ड्यूरेबल है, जैसे कि ड्यूरासेल बहुत ड्यूरेबल होते हैं, तो ड्यूरेबिलिटी की वजह से भी आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं रिपेयरेबिलिटी की। हो सकता है कि आपकी रिपेयरिंग करने की सर्विसेज इतनी अच्छी है जिसकी वजह से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किया जा सके, जैसे कि मारुति सुजुकी अब रिपेयरेबिलिटी के लिए जाना जाता है कि प्रोडक्ट को कितनी आसानी से रिपेयर कराया जा सकता है, तो इस रीजन से भी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट किया जा सकता है। इसके अलावा बोलता है वाइड रेंज ऑफ गुड्स, जैसे कि बिस्लेरी का पानी 5 रुपए की भी बॉटल मिलती है, 10 की भी मिलती है, 15 की भी मिलती है, ठीक है, 2 लीटर की भी मिलती है, 3 लीटर की भी मिलती है, 20 लीटर की भी मिलती है, 5 लीटर की भी मिलती है, 250 ml की भी मिलती है, 500 ml की भी मिलती है। तो इस तरह से इसने एक रेंज बना रखी है। जब आप अपने प्रोडक्ट की एक वाइड रेंज बना देते हैं तो भी आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो आपने देखा कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को हमें अक्सर ऐसा लगता है कि हम क्या अलग करें जो हमारा प्रोडक्ट अलग हो जाए, सर्विसेज अलग हो जाए और हम मार्केट लीडर बन जाए। आपने देखा कितने सारे तरीके हैं अपने प्रोडक्ट को अलग करने के, अपनी सर्विसेज को अलग करने के लिए, जिसकी वजह से आप डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी बुक में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के कुछ और भी एग्जाम्पल दिए हैं। तो यहाँ पे ये 3 एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दिए हैं, वो पहला बोलता है सुपीरियर क्वालिटी। अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत सुपीरियर है तो आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। दूसरा बोलता है सुपर इनोवेशन। अगर आपने बहुत ही अच्छी इनोवेशन की है, बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट या सर्विसेज दिया है, तो भी आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। और तीसरा बोलता है सुपीरियर कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस। अगर आप कस्टमर को बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो भी आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। कस्टमर क्या चाहता है ये समझिए, कस्टमर को जो चाहिए वही अगर आप दे रहे हैं तो भी क्या कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये बोल रहा है आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए, कस्टमर सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए, कस्टमर को भगवान मानो, जो कस्टमर चाहता है वैसी चीजें आप मार्केट में उसे दो, तो आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कई सारे रीजंस आपको बताए जिसको अगर आप फॉलो करें तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट किया जा सकता है। इसके अलावा और भी बातें बोल रहा है। ये बोलता है कि अपनी वैल्यू चेन की जितनी एक्टिविटीज होती है ना, आपने पढ़ा होगा इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग, सेल्स, सर्विसेज, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, इन एक्टिविटी को अलग बनाने की कोशिश करो। जैसे मार्केटिंग का एग्जांपल दूं, जैसे कैडबरी की मार्केटिंग बहुत अच्छी है जिसकी वजह से कैडबरी ने अपने आप को अलग बना दिया मार्केट के अंदर, ठीक है। जैसे किसी कंपनी की आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत अच्छी है तो वो आफ्टर सेल सर्विसेज की वजह से अपने प्रोडक्ट को अलग बना रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि वैल्यू चेन की सारी एक्टिविटीज समझो और कोशिश करो कि वैल्यू चेन की एक्टिविटी को अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में अलग बनाने की कोशिश करो, जिसकी मदद से भी आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने पहला एग्जांपल लिया है, कि आप अपने कॉम्पिटिटर से अलग बन सकते हो, अपने प्रोडक्ट का डिजाइन इतना यूनिक बनाया है, आपके इंटैंजिबल एसेट इतने यूनिक हैं, आपकी परफॉर्मेंस इतनी यूनिक है जिसकी वजह से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। डिजाइन, नो हाउ और परफॉर्मेंस का एग्जाम्पल है जैसे गूगल के एल्गोरिदम इतने यूनिक है जिसकी वजह से गूगल अलग प्रोडक्ट बन गया मार्केट में, ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर पाया। अच्छा, इसके बाद क्या बोलता है, अपनी आफ्टर सेल सर्विसेज इतना अच्छा दो कि आपका प्रोडक्ट अलग बन जाए, ठीक है। ये भी वैल्यू चेन की आफ्टर सेल सर्विसेज इतनी अच्छी हो, ये भी वैल्यू चेन का पार्ट है जिसमें आफ्टर सेल सर्विसेज के अंदर ये आता है कि आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज इतनी अच्छी हो कि आपका प्रोडक्ट बिल्कुल अलग बन जाए मार्केट में। इसके बाद ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपका प्रोडक्ट रेंज इतना ज्यादा हो, ठीक है, जैसे बिस्लेरी, इतने सारे प्रोडक्ट रेंज हो जिसकी वजह से आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर सको। इसके बाद ये बोलता है पैकेजिंग इतनी अच्छी करो, आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग इतनी अच्छी है जिसकी वजह से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट किया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कितने सारे तरीके हैं। अपना ब्रांड इतना स्ट्रेंथन करो कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किया जा सके। तो आप देख रहे हैं कितने सारे तरीके बता दिए गए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करने के लिए। इसके बाद कहता है कॉस्ट लीडरशिप क्या होती है, लो कॉस्ट एडवांटेज क्या होती है, उसको समझते हैं।
अब देखो लो कॉस्ट का मतलब क्या होता है, देखो हमारी सेल है, कॉस्ट है, ठीक है, और प्रॉफिट है, तो ये बोलता है कॉस्ट को कम करो। अब कॉस्ट को कम करने का मतलब समझना, कॉस्ट को कम करने का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से सारी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हटानी है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से, जो आपने वैल्यू चेन एनालिसिस पढ़ा था वहां पे आपने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी वैल्यू एडेड एक्टिविटीज होती है और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज होती है, तो आपको क्या करना है, सारी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को हटाना है। जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की सारी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को हटा दोगे तो उस पर जो भी रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, कॉस्ट वेस्ट हो रही है, वो सारी बच जाएंगी, और आप कहाँ फोकस करोगे, सिर्फ वैल्यू एडेड एक्टिविटीज पे फोकस करोगे, ठीक है। तो क्या होगा, कॉस्ट भी बच गई और क्या हो गई, वैल्यू भी बढ़ गई। इसको हम बोल रहे हैं कॉस्ट लीडरशिप की, हमें कहाँ ध्यान देना है, कॉस्ट को भी कम करना है और कस्टमर के लिए वैल्यू भी बढ़ानी है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे जियो, जैसे कि वॉलमार्ट, जैसे कि आइकिया, जैसे कि मैकडोनल्ड, ये सारे जो ब्रांड हैं ये सारे कॉस्ट लीडरशिप पे वर्क कर रहे हैं, ये सारे कॉस्ट लीडर हैं। इनके प्रोडक्ट आपको सस्ते भी मिलेंगे और बहुत अच्छे मिलेंगे, वैल्यूएबल भी मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे कॉस्ट लीडरशिप में प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ती है वो आपको बता रहा है। देखो हमारे पास क्या है, ये सेल है, ये कॉस्ट है, तो हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या किया आपने, आपने कॉस्ट कम कर दी और सेलिंग प्राइस भी कम कर दिया। आपने कॉस्ट भी कम कर दी, सेलिंग प्राइस भी कम कर दिया, तो क्या होगा, प्रॉफिट तो कम हो गया, लेकिन आप क्या कर रहे हो, क्योंकि सेलिंग प्राइस कम कर दिया है तो अब सब लोग आपके प्रोडक्ट खरीदेंगे। अगर सेलिंग प्राइस कम है तो बहुत सारे लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदने आएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से, क्योंकि बहुत सारी यूनिट्स आपने सेल कर दी, जिसकी वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो पहला तरीका ये हुआ प्रॉफिट बढ़ाने का। दूसरा तरीका क्या बोलता है, दूसरा तरीका बोलता है कि देखो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो वही रहेगा जो बाकी ब्रांड के सेलिंग प्राइस है, बाकी ब्रांड अपने प्रोडक्ट को जिस प्राइस में सेल कर रहे हैं हमारा सेलिंग प्राइस भी वही रहेगा। तो हम फोकस कहाँ कर रहे हैं, अपनी कॉस्ट को कम कर रहे हैं, कॉस्ट कम हो गई, सेलिंग प्राइस उतनी है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। अब क्या होगा, यूनिट तो उतनी बिक रही है लेकिन पर यूनिट प्रॉफिट बढ़ गया, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे इसने हमें प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए कॉस्ट लीडरशिप के अंदर दो तरीके बताए। पहला तरीका बताया, क्या बताया, कॉस्ट कम कर दो तो सेलिंग प्राइस भी कम कर दो, ठीक है। अब आपका सेलिंग प्राइस कम हो गया तो आप एक बहुत बड़ी मार्केट को कैप्चर कर सकते हो, बहुत सारे लोग आपके प्रोडक्ट खरीदेंगे, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरा तरीका क्या बोलता है, देखो सेलिंग प्राइस मत बढ़ाओ, कॉस्ट कम कर दो, तो पर यूनिट प्रॉफिट बढ़ गया, तो इस तरह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो कॉस्ट लीडरशिप के अंदर इस तरह से प्रॉफिट बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ पे इन्होंने सोर्स जिसके थ्रू कॉस्ट एडवांटेज आप गेन कर सकते हो, तो बोलता है कि एक्सेस टू लो कॉस्ट रॉ मटेरियल। अब देखो इसका गलत इंटरप्रिटेशन मत निकालना। एक्सेस टू लो कॉस्ट रॉ मटेरियल का मतलब स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में बिल्कुल नहीं रहेगा कि सस्ता माल खरीदो, सस्ता खरीदो, नहीं, बल्कि आप अपनी फैक्ट्री वहां बनाओ जहां आपको माल सस्ता मिले। जैसे अगर मैं चिप्स बना रही हूँ तो मेरी फैक्ट्री ऐसी जगह पे हो जहां पे मुझे आलू बहुत ज्यादा मिलते हो, मतलब जहां पे आलू की खेती बहुत अच्छी होती है वहीं पे चिप्स की फैक्ट्री लगाओ। टमाटर की टमाटो सॉस बना रहे हो तो टमाटो सॉस की फैक्ट्री वहां लगाओ जहां पे टमाटर बहुत सस्ते मिलते हैं, तो आपका रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो जाएगी। इस तरह से देखो, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम करने का मतलब है स्ट्रेटेजिकली कम करना, ये नहीं कि सड़ा गला कैसा भी उठा के लिया है, ऐसा नहीं करना है। अगर आपका रॉ मटेरियल की क्वालिटी खराब होगी तो फिनिश गुड की क्वालिटी भी खराब हो जाएगी। और कॉस्ट लीडर बन रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि कॉस्ट से सेक्रीफाइस करना है, ठीक है, तो स्ट्रेटेजिकली कॉस्ट को रिड्यूस करना है। इसके बाद आपको दूसरा तरीका बोलता है इनोवेटिव प्रोसेस टेक्नोलॉजी। आपके जो प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन का वो इनोवेटिव बनाओ, लीन सिस्टम इंट्रोड्यूस करो, जस्ट इन टाइम इंट्रोड्यूस करो, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम इंट्रोड्यूस करो जिससे क्या हो, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हटे और वैल्यू एडिशन पे ध्यान दिया जाए, ठीक है। ये सब चीजें हम बाद में और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे, तो जिससे न सिर्फ कॉस्ट रिड्यूस होगी, वैल्यू एडिशन भी होगी। तीसरा, इसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है, लो कॉस्ट एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और कस्टमर। कस्टमर के पास प्रोडक्ट जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे पहुंच रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सस्ता हो, ठीक है। तो आप देखो कि आपके लिए सस्ता नेटवर्क कौन सा है, कि ट्रेन से पहुंचाया जाए तो अच्छा है, या शिप के थ्रू, या ट्रक के थ्रू, या प्लेन से। आप खुद देखोगे कि कौन सा तरीका आपके लिए अच्छा है, कौन सा चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपके लिए अच्छा है।
नेक्स्ट क्या बोलता है, सुपीरियर ऑपरेटिंग मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग मैनेजमेंट आपका सुपीरियर हो, ठीक है, जिसकी वजह से आप कॉस्ट लीडरशिप अचीव कर सकते हो। ये कुछ तरीके बताएं आपको। अच्छा, इसके बाद एक और तरीका बताया है, इकोनॉमी ऑफ स्केल गेन करो। अब इसके लिए मैं दोबारा एग्जांपल दे रही हूँ पार्ले जी का। आपको पता है पार्ले जी कॉस्ट लीडर है पूरी दुनिया में। आप चाहे किसी भी बड़े बड़े देशों में चले जाओ, आपको पार्ले जी के बिस्किट मिल जाएंगे। और इंडिया के किसी रूरल एरिया में चले जाओ, वहां पे भी आपको पार्ले जी का बिस्किट मिल जाएगा। मतलब पार्ले जी इतनी ज्यादा यूनिट बनाकर बेच रहा है। अगर पार्ले जी को हर एक यूनिट में 50 पैसा भी बचता होगा ना, तो देखो कितनी यूनिट सेल कर रहा है, उससे कितना प्रॉफिट होगा। मैंने जब ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था तो मुझे अक्सर ऐसा लगता था, यार 5 रुपए के बिस्किट में ये कंपनी क्या कमाती होगी। बट आज समझ आता है जब ये सब्जेक्ट पढ़ा है कि वो इकोनॉमी ऑफ स्केल पे खेल रही है। इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब है कि यार आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ा सकते, पर यूनिट प्रॉफिट नहीं बढ़ा सकते, तो सेल तो बढ़ा सकते हो, सेल बढ़ा दो। जब आपकी सेल बढ़ेगी ना, तो प्रॉफिटेबिलिटी, टोटल प्रॉफिट अपने आप बढ़ने लग जाएगा। अच्छा, लेकिन कॉस्ट लीडरशिप का एक डिसएडवांटेज भी है। क्या डिसएडवांटेज है, आपने अपनी कॉस्ट तो कम कर दी, बट ऐसा हो सकता है कि आपका कॉम्पिटिटर भी तरीके ढूंढ ले कि आपने किस तरह से कॉस्ट कम की है, और आपका कॉम्पिटिटर भी कॉस्ट कम कर दे। तो अब ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग? ऐसे केस में कहा जाता है कि आपको ना कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना है। आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बार बार देखना है कि कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जा सकती है, कहाँ कहाँ पे कॉस्ट को और कम किया जा सकता है, कहाँ पे कॉस्ट को और कम किया जा सकता है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, कॉस्ट को कम करोगे, ठीक है। तो कॉस्ट को कम करते जाओगे, करते जाओगे, तरीके ढूंढोगे, ठीक है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करोगे, ठीक है। और ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, लीन सिस्टम, कि हम कोई जगह नहीं छोड़ेंगे, हर रोज हर जगह हर तरह से अपने कॉस्ट को कम करने की कोशिश करेंगे। और उसका मतलब क्या है, हर जगह नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज ढूंढेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल विजिबल नहीं होता है। कई जगह नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी आप सोच भी नहीं सकते हो, ये काम नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है। वो सब हम बाद में पढ़ेंगे। तो जितनी भी नॉन वैल्यूएटेड एक्टिविटी है वो एकदम से नहीं हटती, उसके लिए कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना पड़ता है। हर रोज हर सेकेंड हर वर्कर हर एम्प्लॉय सबको लगना पड़ेगा, हर रोज हर वक्त आप क्या करोगे, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करोगे, जिसकी वजह से आप हर रोज कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करोगे। देखो यहाँ कहा जाता है नो कॉस्ट इज मिनिमम कॉस्ट। कोई भी कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट नहीं होती है। इसका मतलब आप कभी नहीं बोलोगे कि ये मिनिमम कॉस्ट है, और हर हर सेकेंड हर रोज हर वक्त हर जगह कॉस्ट को कम करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कॉस्ट लीडर बन सकते हो। अच्छा, कॉस्ट लीडर का इन्होंने एक रिस्क बताया है कॉस्ट लीडर का, कि ऐसा हो सकता है कि मैनेजर कई बार क्वालिटी सेक्रीफाइस कर दे कॉस्ट को कम करने के लिए। तो यही हम स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में पढ़ रहे हैं कि कॉस्ट लीडर बनना है, लेकिन कॉस्ट लीडर बनने का मतलब है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में कि आपको क्वालिटी से कहीं पे भी सेक्रीफाइस नहीं करना है आपको, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, कॉस्ट को कम करने का तरीका है नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज फाइंड करके उन्हें रिमूव करना और वैल्यू एडेड एक्टिविटीज पे फोकस करना। और इस तरह से कॉस्ट को रिड्यूस करोगे तो ये स्ट्रेटेजिकली कॉस्ट रिड्यूस होगी, तो कॉस्ट भी रिड्यूस होगी और कस्टमर को वैल्यू भी मिलेगी। लेकिन ये जो तरीका है कि कॉस्ट को कम करना क्वालिटी सेक्रीफाइस करके, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन ये रिस्क है कि जब आप कॉस्ट कम कर रहे होते हो तो कई बार मैनेजर इतने स्किल्ड नहीं होते हैं और उनको नहीं पता होता है कि ये तरीका सही नहीं है कॉस्ट को कम करने का। तो कई बार ऐसा होता है कि वो गलत तरीके से कॉस्ट कम कर देता है, जो नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे भी अगेन बोल रहा है, क्योंकि हमने वैल्यू चेन एनालिसिस में पढ़ा था, ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज को समझते हैं, फिर एक्टिविटीज से सारी नॉन वैल्यूएटेड एक्टिविटीज को हटाते हैं जो वेस्ट है, जहाँ पे कॉस्ट लग रही होती है वो बच जाती है, और फोकस वैल्यूएटेड एक्टिविटी पे होता है। तो क्या कर रहे हैं, कॉस्ट भी कम कर रहे हैं, कस्टमर को वैल्यू भी दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ तरीके बताए हैं कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। ऐसा भी कर सकते हो कि डिजाइन को क्रिएट करने की जगह अगर कॉपी हो सकता है तो कॉपी कर लो, कॉस्ट कम हो गई, ठीक है। और क्या बोलता है, रिसोर्सेस को कोशिश करो कि सस्ते से सस्ता रिसोर्सेस खरीद सके, मटेरियल सस्ते से सस्ता हो, लेबर सस्ते से सस्ता खरीद सको। बट अगेन अगर स्ट्रेटेजिकली डिसीजन ले रहे हो तो सस्ते का मतलब क्वालिटी सेक्रीफाइस करना कभी नहीं होना चाहिए।
इसके बाद बोलता है लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। कैसे बढ़ाया जा सकता है? और ट्रेनिंग दो। लेबर जितना ट्रेंड होगा उतने अच्छे से काम करेगा, उतना टाइम कम वेस्ट करेगा। जब टाइम कम वेस्ट होगा तो रिसोर्सेस कम वेस्ट होंगे और वैल्यू एडिशन ज्यादा होगी कस्टमर के लिए। इसके अलावा ये भी बोल रहे हैं रिड्यूस लेबर कॉस्ट। अगेन लेबर कॉस्ट को रिड्यूस करने का मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी सेक्रीफाइस हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कई सारे ऐसे एरिया होते हैं जैसे रूरल एरिया है, कई सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ यंग की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो ये सब चीजें कंसीडर करके आप अपनी फैक्ट्री वहां स्टैब्लिश कर सकते हो कि आप देखो कि अरे यहाँ तो मुझे कैचअप बनाना है, टमाटो कैचअप बनाना है, यहाँ तो टमाटर की खेती हर साल होती है तो टमाटर मिल जाएंगे। फिर आपने देखा यहाँ पे तो यंग लोगों की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है तो लेबर भी मिल जाएंगे, तो ऐसी जगह पे आपको अच्छी क्वालिटी के टमाटर भी मिल गए और लेबर भी मिल गए और इनकी कॉस्ट भी कम हो गई। तो इस तरीके से डिसीजन लेना है। बार बार ध्यान रखिएगा, कॉस्ट लीडरशिप अगर बनना चाहते हो तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि कॉस्ट कम करना है, नहीं, स्ट्रेटेजिकली कॉस्ट कम करना है, मतलब क्वालिटी सेक्रीफाइस करके कॉस्ट नहीं कम करना है, क्वालिटी का भी ध्यान रखना है और कॉस्ट भी कम करना है। इसके बाद बोलता है कोशिश करो इकोनॉमी ऑफ स्केल गेन करने का। इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा आउटपुट सेल करो। अगर आपके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट सेल हो रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो रॉ मटेरियल इकट्ठा खरीदा जाएगा। जब इकट्ठा रॉ मटेरियल खरीदोगे, इकट्ठा बाकी रिसोर्सेज यूज करोगे तो क्या होगा, कॉस्ट पर यूनिट कम किया जा सकता है, इकोनॉमी ऑफ स्केल का बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। जब आपका प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है, जिसको हम इकोनॉमी ऑफ स्केल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लेती हूँ, जब आप इकट्ठा सामान खरीद के लाओगे रॉ मटेरियल, अगर सपोज 10 kg रॉ मटेरियल लेकर आओगे महंगा मिलेगा, 100 kg रॉ मटेरियल खरीद के लाओगे सस्ता हो जाएगा, 1000 kg रॉ मटेरियल खरीदोगे और सस्ता हो जाएगा। तो बोलता है जितनी ज्यादा क्वांटिटी आप खरीदोगे उतना सस्ता हो जाएगा आपका मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, ठीक है। अगर थोड़ा मटेरियल खरीदोगे डिस्काउंट कम मिलेगा, और ज्यादा मटेरियल खरीदोगे डिस्काउंट बढ़ जाएगा, और ज्यादा मटेरियल खरीदोगे तो डिस्काउंट और बढ़ जाएगा। इसके बाद और क्या बोलता है, लोकेटिंग एरिया वेयर कॉस्ट एडवांटेज एग्जिस्ट, ठीक है। ऐसी जगह पे फैक्ट्री बनाओ, ऐसा होता है ना जैसे गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है, ग्रांट्स दे रही है, या फिर मटेरियल सस्ते मिल रहे हैं, लेबर सस्ते मिल रहे हैं, ठीक है, अदर रिसोर्सेज सस्ते हैं, तो ऐसी जगह पे आपको अपनी फैक्ट्रीज रखनी चाहिए, ठीक है, ताकि कॉस्ट को कम किया जा सके, ठीक है। तो जहां गवर्नमेंट सब्सिडीज मिल रही है, ग्रांट मिल रही है, ऐसी जगह पे आप अपनी फैक्ट्रीज लगाइए, ठीक है। और फिर क्या बोलता है, लर्निंग कर्व को एक्सपीरियंस करिए। देखिए कभी भी ना अपने वर्कर को हटाना नहीं चाहिए, जल्दी काम कर रहा है ना तो उसको सिखाओ और सिखाओ और सिखाओ, और लर्निंग कर्व का फायदा उठाओ। आपका लेबर जितना जल्दी जल्दी काम सीखता जाएगा, उसको ट्रेनिंग दोगे, जितना बार वो काम बार बार करेगा, बार बार करेगा, उस काम में स्किल्ड बन जाएगा, आपकी कॉस्ट उतनी कम हो जाएगी उस काम में, ठीक है, और वैल्यू एडिशन कस्टमर को उतनी ज्यादा मिलेगी। तो ये बोलता है कि आपको लर्निंग पे वर्क करना है, लर्निंग पे अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करना है, लर्निंग सबके लिए लर्निंग एप्लीकेबल है, तो लर्निंग और एक्सपीरियंस पे वर्क करना है अगर आप कॉस्ट कम करना चाहते हैं तो। इसके अलावा बोल रहा है कि पूरी पूरी वैल्यू चेन को, फिर से बोल रहा है पूरी वैल्यू चेन की हर एक्टिविटी को देखो, देखो प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, मार्केटिंग कैसे हो रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, कस्टमर सर्विसेज कैसी है, इंफॉर्मेशन सिस्टम, मटेरियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, सब कुछ देखो। हर जगह स्कोप ढूंढो कि कहाँ पे कॉस्ट कम किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस्ट कम करने का मतलब यही होगा कि हर जगह नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज फाइंड करने की कोशिश करो। रिमूव करोगे नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज तो उस पर जो रिसोर्स वेस्ट हो रहे हैं वो बच जाएंगे, कॉस्ट बचेगी। तो न सिर्फ वैल्यू एडिशन होगी बल्कि कॉस्ट रिडक्शन होगा। मैं ये बार बार आपको समझा रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है ये। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는